वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रोडक्शन का जो चैप्टर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो मेन पर्सन्स का ही रोल रहता है। एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। तो इनमें से किसका रोल इस चैप्टर में रहने वाला है तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये चैप्टर है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात कि प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ बनाना। क्या बनाना? आउटपुट बनाना। आउटपुट का मतलब क्या होता है? गुड्स या सर्विसेज। मतलब गुड्स या सर्विसेज में से कोई भी फॉर्म में अगर हम आउटपुट बनाते हैं तो उसको ही कहा जाता है प्रोडक्शन। अब बात आती है कि हम प्रोडक्शन करते कैसे हैं और प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अब हम वो जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में हम जानेंगे कि प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, मतलब किसी देश में प्रोडक्शन होना क्यों ज़रूरी है, किसी देश में कितना प्रोडक्शन होता है ये हमें क्या शो करता है। इसको कहते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हम जानेंगे सेकंड स्टेज पर। पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं कि प्रोडक्शन का क्या मतलब हमें समझना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब पहले तो मैं आपको बिल्कुल जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि बताइए प्रोडक्शन क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप डेफिनेशन के फॉर्म में बताइए, तो शायद आप मुझे ये बोलेंगे कि सर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में बदल देना। राइट है, रॉ मटेरियल्स को किस में बदल देना? फिनिश प्रोडक्ट्स में। लेकिन अब मैं इस जो आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है ये आपने पहले भी कभी ना कभी सुनी पढ़ी होगी। मैं इस बेसिक वाली डेफिनेशन में थोड़े करेक्शंस करता हूं। देखिए, हम जनरली क्या मानते हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलना। लेकिन अब मैं आपको यहां पर पहले ये बता दूं कि रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में काम में आने वाली केवल एक चीज़ है। मतलब यदि मुझे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसमें एक तो मुझे रॉ मटेरियल काम में आता है, लेकिन केवल रॉ मटेरियल ही काम में नहीं आता है। रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसलिए केवल ये कहना कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने को प्रोडक्शन कहा जाता है, सिर्फ रॉ मटेरियल का नाम लेना ये इनकम्प्लीट बात हो जाती है। तो फिर हम कंप्लीट डेफिनेशन क्या बोले? मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलना ये कुछ हद तक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, बिकॉज इसमें हम केवल रॉ मटेरियल का ही रोल हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे चैप्टर में तो हमें पता चलेगा कि रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत सी चीज़ों से मिलकर के प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी डेफिनेशन को किस तरह से मॉडिफाई करें, आइए देखते हैं। हम ये बोलेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स को आउटपुट में बदलने का प्रोसेस। समझ में आया? तो अभी हमने अब तक ये देखा रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने, लेकिन अब हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और जो हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम इस तरह से समझेंगे कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब चेंज कर देना, इनपुट्स इनटू आउटपुट। ठीक है, ये एक बेसिक हम डेफिनेशन लेकर चलते हैं। हमें अभी इसके बारे में बहुत कुछ समझना होगा कि इनपुट होता क्या है, आउटपुट होता क्या है। ये सभी बातें हम धीरे धीरे करके समझेंगे और फिर हम अगेन एक फाइनल डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ में मुझे फॉलो कर रहे होंगे, हर बात को क्लियरली समझ रहे होंगे। तो मैंने अब तक ये बताया कि हमें प्रोडक्शन का मतलब ये समझना है कि इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। अब हम एक एक बात को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। एक मशीन है, फिर हमारे पास प्लाई है,
प्लाई के अलावा हमारे पास लोहे हैं, स्टील या लोहा जो भी बोल ले। उसके अलावा हमारे पास जगह पड़ी है, जगह, स्पेस, प्लेस, और फिर हमारे पास में काम करने वाला वर्कर है। इन सभी के हेल्प से मान लेते हैं मैंने बना दी एक टेबल। आप सोचिए, इन सब की हेल्प से हमने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, जैसे अगर मैं अभी टेबल की बात करूं, तो एक टेबल बनाने में हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट में बताया, हमें जगह भी चाहिए, हमें काम करने वाला लेबर भी चाहिए, हमें मशीन भी चाहिए, हमें प्लाई, लकड़ी, लोहा, कील, फेविकॉल, बहुत सी चीज़ें चाहिए। इन सभी को मिलाकर के बनेगी एक टेबल। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल रहेगा, और इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि इनपुट्स जो हमारे पास पड़े थे उनको हमने जब आउटपुट में बदल दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इनपुट्स क्या थे यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर ये जो वर्कर था, ये जो मशीन थी, लकड़ी, प्लाई, स्टील, फेविकॉल, कीले, प्लेस, ऑल दीज वर द इनपुट्स। अच्छा, इनको इनपुट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सबसे प्रोडक्शन होता है आउटपुट का। तो जो चीज़ें भी आउटपुट करने में मदद करेगी, जो चीज़ें भी आउटपुट करने में रोल प्ले करेगी, उन्हें हम बोल देंगे इनपुट्स। और फिर आउटपुट क्या बना? एक टेबल बन गई। दिस इज द आउटपुट, राइट? ठीक है, चलिए ये एक एग्जाम्पल हमने दिमाग में रखा। अब हम थोड़ा और अच्छे से बातों को क्लियर करते हैं। देखिए, इनपुट्स का एक नाम और होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बताइए, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन करने में जो जो भी फैक्टर्स हमें मदद करते हैं। बताइए, हम प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं? बताइए, प्रोडक्शन हम किसका कर रहे हैं? तो जवाब है, सिंपल सा जवाब है, हम प्रोडक्शन आउटपुट का कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रोडक्शन हम किसका कर रहे हैं? आउटपुट का कर रहे हैं। लेकिन जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया, मतलब हमने जो टेबल बनाई, उस टेबल को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स ने हमें मदद की? उन सभी फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स। तो इनपुट्स का एक और नाम क्या रखा हमने? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट करने में जो जो भी फैक्टर्स जिम्मेवार है उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। तो अब आप बोलेंगे सर वैसे तो इनपुट्स में बहुत कुछ आ सकता है। अभी आपने टेबल बनाने के प्रोसेस में ही हमको 7-8 वैरायटी के इनपुट्स बता दिए होंगे। फिर सर ऐसे ही कोई और चीज बनानी होगी तो उसके अपने अलग इनपुट्स होंगे। लेकिन अगर हम ये जानना चाहे कि मेन क्या क्या कैटेगरीज होती है इनपुट्स की, हम एक एक नाम को अलग अलग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक नाम लेने बैठ गए तो शायद कई दिन निकल जाएंगे, तब भी हम सारे इनपुट्स नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हमें जानना है कि व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स, तो उसके लिए मैं अब आपको आगे बताता हूं। आप बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं मेरी बात को। देखिए, इनपुट्स की ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती है। इनपुट्स की 2 कैटेगरीज होती है जो हमें ध्यान रखनी है। एक होते हैं प्राइमरी इनपुट्स, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर एक होते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वन इज प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का तो मतलब इनपुट्स होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्यों होता है मैं आपको वो भी बता चुका हूं। लेकिन अब उन इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। वन इज प्राइमरी फैक्टर्स, वन इज सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, ध्यान से आप देखेंगे और लिख भी रहे होंगे आप सब बातों को। प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में मेनली 4 कैटेगरीज कवर होती है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दोज 4 टाइप्स? वन इज लैंड, वन इज लेबर, वन इज कैपिटल एंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं हमारे
प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, वन इज लैंड, वन इज लेबर, वन इज कैपिटल एंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं इन चारों का। ठीक है, हम इन चारों की बहुत डिटेल देखने वाले हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ ऑल दीज। सबसे पहले जो पहला फैक्टर, और उसमें भी प्राइमरी फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, वो है लैंड। लैंड का मतलब क्या समझना है हमें? अब वैसे तो आप बोलेंगे सर लैंड मतलब होता है जमीन, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड वर्ड का केवल इतना छोटा सा मीनिंग नहीं समझा जाता, केवल जमीन नहीं होता उसका मतलब। लैंड शब्द से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, न सिर्फ जमीन बल्कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब नेचुरल रिसोर्स में तो बहुत कुछ आ जाएगा, जो भी नेचर की दी हुई फ्री गिफ्ट्स है, प्रकृति ने हमें फ्री में जो भी चीजें दी है, उन सभी को हम बोलेंगे लैंड। जैसे पानी है, मिट्टी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीजें, जमीन तो खैर है ही है, ये सब चीजें ह्यूमन बीइंग्स को फ्री में मिली है नेचर से। क्योंकि देखिए ये तो हम जानते हैं, नेचर कभी किसी से कुछ नहीं लेता रिटर्न में, हमें देता ही देता है, देता ही देता है, हर ह्यूमन बीइंग को देता ही देता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, बस नेचर हमसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करता है कि हम उसे परेशान ना करें, ये तो हम जानते हैं। और देखिए परेशान करने का ही नतीजा हम सब देखते हैं, कैसे नेचुरल चीज़ों के कारण आज लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियां आ गई है। तो नेचर तो हमें फ्री में देता ही देता है, राइट? अच्छा, तो नेचर ने हमें जो भी चीज़ें फ्री में दी है, उन सबको इकोनॉमिक्स में एक नाम दिया जा रहा है लैंड, राइट? तो मैं ये कह सकता हूँ लैंड मीन्स, बहुत सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लेबर। तो लेबर का मतलब क्या हुआ? अब वैसे जनरली जब हम लेबर वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक मजदूर आ जाता है, जो कि बहुत मेहनत का काम कर रहा है, ऊपर उसने सिर पर चीज़ें उठाई हुई है, पसीना आ रहा है, उस तरह का फिगर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि लेबर क्या होता है। देखिए वन वर्ड इज लेबर एंड वन इज लेबरर। एक होता है लेबर, एक होता है लेबरर। अब आप बताइए इन दोनों में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? लेबर और लेबरर में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, आप बताइए मुझे। लेबर का मतलब है मेहनत और लेबरर का मतलब है मेहनत करने वाला। जिस तरह वर्क में और वर्कर में हम जानते हैं ना डिफरेंस है, भाई वर्क करने वाला होता है वर्कर, उसी तरह लेबर करने वाला होता है लेबरर। तो जब हम लेबर कहते हैं नॉर्मली इकोनॉमिक्स में, तो जब हम लेबर कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो लेबर का मतलब किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी इंसान को तो हम लेबरर बोलेंगे। लेबर का मतलब हुआ मेहनत, तो मैं यहां पर लिखता हूं लेबर का मतलब हुआ मेहनत। अब फिर से हम सोचते हैं कि यार मेहनत का मतलब कौन सी वाली मेहनत? भाई ये तो समझ में आ गया, लेबर मतलब मेहनत, तो मेहनत कौन सी वाली? वो जो फिजिकल मेहनत होती है, बहुत बोझा उठाने वाली, बहुत परेशान होने वाली, वो वाली मेहनत को ही लेबर कहा जाता है क्या? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए इकोनॉमिक्स में हर वर्ड का वाइड मीनिंग है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमें जितने भी दुनिया भर के इनपुट्स हो सकते हैं, इनपुट्स मतलब जो प्रोडक्शन में हमें मदद करते हैं, कितने सारे होते होंगे ऐसे इनपुट्स, लेकिन हम उन्हें 4 कैटेगरीज में ही बांट रहे हैं, सिर्फ ओनली 4 कैटेगरीज में। आप समझ सकते हैं ये हर कैटेगरी में कितने ढेर सारी चीजें आ जानी चाहिए। मतलब ये हर कैटेगरी बहुत ब्रॉड मीनिंग लिए हुए हैं, इनका कोई छोटा सा मीनिंग नहीं है। इसी तरह लेबर की भी जब मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें केवल फिजिकल वाली मेहनत नहीं आ रही है, उसमें मेंटल वाली मेहनत भी कवर होगी। तो मेहनत चाहे जो भी है, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज मेंटल, ऑल काइंड्स ऑफ लेबर आर कवर्ड। हर तरह की मेहनत इसमें आ रही है। फिजिकल मेहनत तो हम सब जानते हैं, जो फिजिकल बोझ उठाने वाली चीजें होती है, लेकिन मेंटल
एक्सर्शन किसको बोलेंगे, मेंटल लेबर किसको बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, सिंपल बात है, ऑफिस में बैठे हुए अगर कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा है तो वो फिजिकली तो कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली तो वो बहुत मेहनत कर रहा है। इसको भी इकोनॉमिक्स में लेबर ही कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? लेबर क्या करता है, मेहनत करता है, चाहे वो मेहनत फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। तो कहने का मतलब इसमें वो लोग भी आ गए जो मजदूरी करते हैं, जो फिजिकल मेहनत करते हैं। इसमें वो लोग भी आ गए जो ऑफिसर्स हैं, जो केवल प्लानिंग कर रहे हैं, सभी आ गए इसमें, राइट। इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है वो है कैपिटल। कैपिटल में क्या आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। अब आपका व्यू कुछ और हो सकता है इसमें। आपने अकाउंट्स में तो ये सुना होगा, कैपिटल का मतलब है मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक है। जनरल मीनिंग यही लिया जाता है, लेकिन ये मीनिंग अकाउंट्स में रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल वर्ड सुनते हैं तो कैपिटल का मतलब क्या है, अगेन मैं बोलूँगा बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका। बेशक इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो भी आ जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैपिटल का हमें क्या मीनिंग समझना है। आप कैपिटल वर्ड को ज़रा कंपेयर करिए, इसका आप कॉन्ट्रास्ट करिए किसके साथ, लैंड के साथ। लैंड और कैपिटल का हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। आप ऐसे मान लीजिए, लैंड का मतलब मैंने आपको बताया था ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, और कैपिटल का मतलब हम समझेंगे ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। हर चीज जो इंसान ने अपनी मेहनत से क्रिएट की है वो सब चीजें कैपिटल में आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो मैं पहले लिखता हूं, ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। एक इंसान ने अपनी मेहनत से जो भी चीजें क्रिएट की है उनको हम कह रहे हैं कैपिटल। एग्जाम्पल की अब बात कर लेते हैं। इसमें पैसा भी आएगा, क्योंकि पैसा भी इंसान ने अपनी मेहनत से क्रिएट किया है, खुद ने मेहनत करके कमाया है, तब जाके उसके पास पैसा आया है। वो पैसा भी उसके लिए कैपिटल ही है, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा अब मैं और बातें करता हूं। जैसे मान लीजिए बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, वो तो कैपिटल है ही, लेकिन अगर मैंने बिजनेस में मशीनें लगाई है, एक बिल्डिंग लगाई है, ये सभी चीज़ें जो है वो किस में आ जाएगी, ये सभी चीज़ें कैपिटल में आ जाएगी। मेनली हम इसमें मशीन को दिमाग में रखते हैं। कोई भी चीज़ जो इंसान ने क्रिएट की है उन सबको हम कैपिटल कह रहे हैं। तो इसके अंदर मेनली हम दो चीज़ें दिमाग में रखें। एक तो मनी तो इसमें है ही है, बिकॉज मनी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम हिज वो अपनी मेहनत से उसने क्रिएट किया है ना, अपने एफर्ट से उसने क्रिएट किया है। और दूसरा एग्जाम्पल हम कैपिटल का हमेशा दिमाग में रखेंगे, मशीन, ठीक है, ओके। फिर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, देखिए कैपिटल शब्द में और वेल्थ शब्द में एक अंतर है, हमें समझ लेना चाहिए। वैसे वेल्थ वर्ड जो है वो आपको यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, बट मैं एक बार आपका कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ कैपिटल और वेल्थ के बीच में। आइए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। मैं आपको अंतर बता रहा हूँ किन दो चीज़ों के बीच में, कैपिटल एंड वेल्थ। ये क्या होते हैं दोनों, जान लेते हैं थोड़ा। कैपिटल एंड वेल्थ, वेल्थ का मतलब भी अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कहते हैं इसमें किसी पर्सन का पैसा, उसके पास जितने भी एसेट्स पड़े हैं सब आ जाते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह पड़ी है। और अभी आपको याद होगा मैंने कैपिटल में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बताई। कैपिटल में भी मैंने बताया जो पैसा है वो आ जाता है, आपके पास कोई भी मशीनें वशीनें जो भी है वो सब चीज़ें भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है यार कैपिटल और वेल्थ दोनों एक जैसी चीज़ ही होगी, लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए वेल्थ का मतलब तो है एक पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टीज पड़ी है, मेरे पास मेरे नाम से जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको मैं वेल्थ वर्ड में कवर कर लूंगा। चाहे वो मेरे पास कैश पड़ा है, चाहे मेरे पास कोई और एसेट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, सब चीजें आ गई वेल्थ में। जमीन मकान इधर उधर मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे, सब चीजें आ गई वेल्थ में। लेकिन उन सभी चीजों में से मैंने जो चीजें प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में लगा रखी है, या मैं बोलूं बिजनेस एक्टिविटीज में लगा रखी है, जैसे मान लीजिए मेरे नाम पर जमीन मकान और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से मैंने कुछ जमीन कुछ बिल्डिंग्स ये सब चीजें मैंने बिजनेस के अंदर लगा रखी है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए।
तो केवल जिन चीजों को हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लगा रखी है उनको ही कहा जाता है कैपिटल। समझ में आ रहा है आपको? केवल उनको ही क्या कहते हैं? कैपिटल। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब हुआ, दो बातें हमें याद आ जानी चाहिए कैपिटल सुनते ही, सारी ह्यूमन मेड चीजें, ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। आपको एग्जांपल्स मैंने दिए। दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लेकिन हम कैपिटल में केवल वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को ही ले रहे हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो हमारे और भी हो सकते हैं जो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, लेकिन हम उनको नहीं बोलेंगे कैपिटल, उनको तो केवल हम वेल्थ बोल रहे हैं। बाकी कैपिटल हम उसको कह रहे हैं विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। राइट? क्लियर हो गया आपको ये बात? चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी फिर एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये सब बातें लिख रहे हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चार जो वर्ड्स हम देख रहे हैं ये हमें जगह जगह दिखेंगे, आगे तक दिखते रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप पर आते हैं हम। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? कोई रिसोर्सेज को जब मैं डायरेक्शन देता हूं तो मुझे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो बाकी के सारे रिसोर्सेज को गाइड करता है, डायरेक्शन देता है और उनसे प्रोडक्शन करवाता है। देखिए, वो खुद नहीं कर रहा है प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर खुद डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वो बाकी के सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाता है और फिर उनको एक डायरेक्शन देता है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी वो प्रोडक्शन करवाता है। ये क्लियर हो गया आपको? दिस इज एंटरप्रेन्योर। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहे तो ये बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का जो मालिक है उसे हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर। और आप जानते हैं मालिक का काम क्या होता है? मेनली उसका एज अ ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सभी से काम करवाना प्रोडक्शन के प्रोसेस में। राइट? अब एक तरीके से हम अगर इस बात को देखें, दिमाग में रखें, तो ये जो बिजनेस का ओनर है, एंटरप्रेन्योर जिसको हम कह रहे हैं, ये भी तो एक तरह की मेहनत कर रहा है, ये भी तो कुछ काम कर रहा है। हाँ, इसका मेहनत थोड़ा अलग तरह का है कि ये बाकी सबसे प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन ये भी तो एक तरह से मेहनत ही कर रहा है। और जो लेबर था, आप याद करिए, लेबर जो था वो भी तो एक तरह से मेहनत ही कर रहा था। मैंने लेबर में भी आपको यही बताया था, मेहनत। तो सवाल है, लेबर की मेहनत में और एंटरप्रेन्योर की मेहनत में क्या अंतर है? तो हम पहले इस बात को जान लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको लैंड और कैपिटल को कंपेयर करवाया था, मैंने आपको बोला था लैंड मींस ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल मींस ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक वैसे ही मैं आपको अभी लेबर और एंटरप्रेन्योर के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट करवा रहा हूं। तो मैंने बताया आपको कि लेबर में जो मेहनत आती है और एंटरप्रेन्योर जो मेहनत करता है उसमें क्या अंतर है। अब ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा अंतर है, वो ये है, लेबर जो है वो एंटरप्रेन्योर के अंडर में है। मेहनत वो भी कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन लेबर जब मेहनत करता है तो वो पूरी तरह एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में रहते हुए मेहनत करता है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ये है मेन डिफरेंस। तो एंटरप्रेन्योर सुपरवाइजेस, जबकि लेबर इज अंडर द सुपरविजन। लेबर तो सुपरविजन में काम कर रहा है, वो किसी के कंट्रोल और डायरेक्शन में काम कर रहा है। समझ गए आप? एक तरह से हम बोलेंगे, जब लेबर की बात की जाती है, लेबर मतलब वो मेहनत जिसमें हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं। अब चाहे हम उसके अंडर में फिजिकल वाली लेबर करें चाहे मेंटल वाली लेबर करें, लेकिन हम है किसी के अंडर में। ठीक है? अब दूसरी बात, और मैं आपको अंतर बताता हूं। एक तो मैंने आपको क्या अंतर बताया, आप लिख रहे होंगे इन सब बातों को। पहला मैंने आपको डिफरेंस बताया, लेबर जो है ही वर्क्स अंडर द कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इस तरह ये दोनों में रिलेशन क्या है मैंने आपको बताया। दूसरी बात, हमेशा रिस्क किसकी होती है आप बताइए? जो बिजनेस का मालिक होता है उसकी रिस्क होती है, या जो उस बिजनेस में जॉब कर रहा है रिस्क उसकी होती है?
सीधी बात है। जो जॉब कर रहा है वो तो बोलेगा भाई मेरे को तो फिक्स तनख्वाह चाहिए, फिक्स सैलरी चाहिए, मुझे मतलब नहीं है तुम्हारा बिजनेस चलता है नहीं चलता है, अच्छा चलता है बुरा चलता है, मैं तो अगर काम करूंगा तो मुझे फिक्स सैलरी चाहिए। लेकिन रिस्क फिर किसके सिर पर होती है? एंटरप्रेन्योर यानी ओनर के सिर पर होती है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है कि जो लेबर है वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मेहनत के बदले उसको कोई रिस्क नहीं उठानी पड़ रही है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो मेहनत करता है उसके अंदर तो सारी रिस्क ही उसके सिर पर होती है। तो अगर कोई भी तरह का नुकसान होगा तो वो किसको फेस करना है? एंटरप्रेन्योर को। वो बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी के जो फैक्टर्स है कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये बाकी की तीन चीजें जो लगा रहे हैं, कहने का मतलब बिजनेस में जिसने लैंड लगाई, जिसने लेबर यानी मेहनत लगाया, जिसने कैपिटल लगाया, जिन तीन लोगों ने ये तीन चीजें लगाई उनको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। कौन देगा ये पेमेंट? बिजनेस देगा। और बिजनेस जब इन तीनों को पेमेंट देके फ्री हो जाएगा इन तीनों से, फिर जो बचा खुचा होगा वो किसकी जेब में जाएगा? एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा। आप सोचिए एंटरप्रेन्योर को कितनी बड़ी रिस्क है। हाँ, इसको फायदा भी हो सकता है क्योंकि बचा खुचा सारा इसके पास जाएगा, तो अगर बहुत सारा बच गया तब इसको फायदा है, लेकिन अगर पता चले बचा ही नहीं तो इसको नुकसान भी है। रिस्क जो है वो सारी किसके सिर पर है? एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर को जो रिटर्न मिलेगा, जो उसको बदले में मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कभी भी निश्चिंत नहीं है कि हाँ यार मेरे को इतना तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, नो गारंटी। कभी उसको बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है उसको कुछ नहीं मिल रहा हो। ये है एंटरप्रेन्योर में और लेबर में डिफरेंस, रिस्क उठाने वाला। ठीक है, ओके। अब मैंने जो ये सब चीज़ें लिखी है मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके फिर इनको हटा देता हूँ और उसके बाद में फिर आगे की कुछ और बातें हम जानेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि इनपुट्स जो है वो दो तरह के हैं। इनपुट्स जो है वो दो तरह के हैं, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने आपको चार बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चारों का मैंने आपको थोड़ा आइडिया भी दिया चारों होते क्या है। अब मैं आता हूं सेकेंडरी वालों पर। आइए अब हम सेकेंडरी वाले देख लेते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? तो सेकेंडरी फैक्टर्स में मेनली दो चीजों को लिया जाता है। वन इज रॉ मटेरियल, वन इज पावर एंड फ्यूल। वन इज रॉ मटेरियल, वन इज पावर एंड फ्यूल। रॉ मटेरियल तो आप जानते ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पावर एंड फ्यूल मतलब बिजली। तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए और हमें बिजली वगैरह भी चाहिए। इनके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें भी हम क्या कह रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इनका नाम हमने रखा सेकेंडरी फैक्टर्स। इनको क्या कह रहे हैं हम? सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन आता है, इनको सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्राइमरी क्यों कह रहे थे? तो इसके लिए पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होता है। क्या अंतर होता है? आपने वैसे ये वर्ड्स और भी कई जगह सुने होंगे, जैसे हो सकता है आपने स्टैटिस्टिक्स में सुना हो, आपको ध्यान भी हो, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड तो बहुत कॉमन है, आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आपने इतना गौर से इसको सुना है या नहीं वो तो मैं कह नहीं सकता कि प्राइमरी का मतलब क्या और सेकेंडरी का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं और आपको क्लियर ना हो तो शायद आप ये बोलेंगे सर प्राइमरी मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सेकेंडरी मतलब जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, प्राइमरी उसको कहते हैं जो फर्स्ट हैंड है। ऐसी चीजें जो फर्स्ट हैंड है, यानी वो खुद किसी से नहीं बनी है, वो खुद तो बनी बनाई है। और दूसरी तरफ से सेकेंडरी हम किनको कह रहे हैं? सेकेंडरी हम उन फैक्टर्स को कह रहे हैं जो खुद भी प्राइमरी वालों से ही बने हैं, मतलब वो सेकंड हैंड है। एक तरह से दे आर सेकंड हैंड। प्राइमरी फैक्टर्स वो है जो खुद ही है, वो किसी और से क्रिएट नहीं हुए हैं, लेकिन सेकेंडरी फैक्टर्स में हम केवल उनको डालते हैं जो खुद भी किसी और फैक्टर से बने हैं। बताइए वो किन से बने होंगे? ये जो सेकेंडरी वाले मैंने आपको दोनों बताए, रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, ये किससे बने होंगे?
ये खुद भी प्राइमरी वालों से ही क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, जैसे सपोज करिए मेरे को, मैं वही एग्जांपल लेता हूं, मुझे एक टेबल बनानी है। मैं करता क्या हूं कि मैं किसी से एक टेबल का ढांचा खरीद लेता हूं, कोई और इंडस्ट्री है जो उसका स्ट्रक्चर बना देती है और फिर वो मुझे सप्लाई कर देती है। मैं आगे फिनिशिंग का काम, उसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह का काम, पॉलिशिंग वगैरह का काम सारा मैं करता हूँ। अब आप सोचिए मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है बताइए। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल है वो वुडन स्ट्रक्चर, दैट इज रॉ मटेरियल फॉर मी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नो डाउट रॉ मटेरियल ये जो है यही मेरे प्रोडक्शन में मुझे मदद कर रहा है, इसलिए हम इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं। मैंने बोला ये सेकेंडरी फैक्टर है, मतलब ये फैक्टर तो है। लेकिन आप मुझे बताइए जो रॉ मटेरियल है ये खुद भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप से ही तो बना होगा, क्योंकि जो पिछला पर्सन है, जिस इंडस्ट्री से मैंने वो वुडन स्ट्रक्चर खरीदा, उसने खुद ने ये कहाँ से बनाया होगा, खुद ने ये कैसे बनाया होगा। तो उसने खुद ने भी तो इसको लैंड या लेबर या कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप को मिलाकर के ही बनाया होगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कोई सा भी रॉ मटेरियल आप उठा लीजिए वो इन चार से ही निकल के आएगा। इसी तरह बिजली वगैरह है वो भी इन चार की हेल्प से ही प्रोड्यूस होती होगी, इसलिए हम कह रहे हैं ये सब क्या है, सेकेंडरी फैक्टर्स। और इसीलिए हम अपनी आगे की पूरी स्टडी इस चैप्टर में, प्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम अपनी आगे की पूरी स्टडी प्राइमरी फैक्टर्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे। वी विल जस्ट फोकस ऑन द प्राइमरी फैक्टर्स। क्यों, हमें सेकेंडरी फैक्टर्स की स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी से ही तो सेकेंडरी निकले। तो अगर हमें प्राइमरी के बारे में सब समझ में आ गया, हम उसकी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए अभी आपको ये सब बातें तो क्लियर हो ही गई। अब एक बार हम वापस देखते हैं। हमने अब तक देखा इनपुट्स को आउटपुट में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। इनपुट्स का एक और नाम देखा हमने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इनपुट्स ही वो फैक्टर्स होते हैं, यही वो फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए। किसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, आउटपुट का। उसके बाद हमने देखा इनपुट्स चार तरीके के होते हैं प्राइमरी वाले, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें से एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, वो इन तीनों को कंबाइन करता है, तीनों को कोऑर्डिनेट करता है और इनसे प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इनपुट्स जो होते हैं क्या वो किसी कंज्यूमर को यूटिलिटी देते हैं। आप सोचिए कंज्यूमर मतलब कौन है, जो गुड्स या सर्विसेज खरीदने आया है। क्यों खरीदने आया है, फॉर हिज वांट सेटिस्फैक्शन। भाई ये कंज्यूमर है, वो टेबल खरीदने आया है मेरे पास। खरीदने क्यों आया है, क्योंकि उसको अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है। मैंने क्या किया, उसको मेरे इनपुट्स पकड़ा दिए। मैंने बोला ये ले जाओ, मेरा लेबर है ना, ये वर्कर है जो मेरा यहाँ पे लेबर प्रोवाइड करता है, मेहनत करता है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। यही है जो हमारे यहाँ पे टेबल बनाता है। तुम टेबल क्या लोगे, तुम तो इसे ले जाओ अपने साथ। बताइए वो खुश हो जाएगा क्या, वो सेटिस्फाई हो जाएगा क्या कंज्यूमर, नहीं होगा। मैं उसको कहता हूँ देखो ये सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे प्लाई वगैरह कीले वगैरह सब चीज़ें पड़ी है, तुम ये सब ले जाओ एक टेबल के हिसाब का, ये सब तुम ले जाओ। बताइए क्या उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब भले ही ये इनपुट्स आउटपुट बनाने के लिए जिम्मेवार है, लेकिन ये इनपुट्स किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं देते। तो क्या लिखा हुआ है इसमें नीचे, नन ऑफ दीज फैक्टर्स प्रोवाइड यूटिलिटी टू कंज्यूमर्स ऑन देयर ओन। इनमें से कोई भी फैक्टर अपने आप से किसी कंज्यूमर को यूटिलिटी नहीं देते हैं। यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, यही बात है। तो ये अपने आप में किसी को यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। बताइए कंज्यूमर सेटिस्फाई केवल कब होगा, जब मैं उसको वो आउटपुट दूंगा, मतलब टेबल दूंगा। वो आया है टेबल लेने, तो मुझे उसको टेबल ही देनी पड़ेगी, राइट। मैं उसके इनपुट्स उसको दूंगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बताया अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट वो गुड्स या सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर को यूटिलिटी देंगे। आप सोचिए इनपुट्स यूटिलिटी नहीं देंगे, कोई काम के नहीं है कंज्यूमर के लिए, जबकि आउटपुट ही उनके लिए अल्टीमेटली काम का है। तो जरूर हमने क्या किया होगा, सोचिए हमने क्या किया होगा, हमने जरूर इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए उसमें ऐड की होगी यूटिलिटी।
क्या ऐड की होगी हमने उसमें? यूटिलिटी को ऐड किया होगा, क्योंकि तभी तो इनपुट्स अपने आप में कोई यूटिलिटी नहीं देते हैं, तो हमने ज़रूर उसमें यूटिलिटी जोड़ी होगी ना। जैसे एक कोई खाने का मैं प्रोडक्ट, कोई खाने की चीज़ बना रहा हूँ, उसमें मैं जब तक फ्लेवर नहीं डालूंगा तब तक उसमें मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो वो हमें टेस्टी कब लग रही है चीज़? जब हमने बिना टेस्ट वाली चीज़ में फ्लेवर्स ऐड किए, तब वो फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो टेस्टी बना। उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है, इनपुट्स अपने आप में कोई फ्लेवर नहीं दे रहे हैं, कोई यूटिलिटी नहीं दे रहे हैं, हमने उसमें अलग से यूटिलिटी को जोड़ा, तब जाकर के अब वो आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, और वो आउटपुट है यूटिलिटी देने वाला। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यूटिलिटी मेनली 4 तरह की मानी जाती है। मतलब इनपुट्स में मेनली वी हैव टू ऐड 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। आप समझ गए होंगे, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो इनपुट्स में वी हैव टू ऐड मेनली 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तब जाकर के उससे एक ऐसा आउटपुट बनता है जो कंज्यूमर के काम का होता है, नहीं तो उसके काम का ही नहीं है, वो कुछ भी बना लो आप। तो वो 4 तरह की यूटिलिटीज क्या है? सबसे पहली यूटिलिटी जो हमको ऐड करनी होती है, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या हुआ? फॉर्म यूटिलिटी ऐड करना मतलब क्या हुआ? हमें अपने सारे इनपुट्स का रूप बदल देना है आउटपुट के अंदर। आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या देखा था? उसमें हमने यही तो देखा था कि हमने इसमें क्या किया था, सोचिए। ये सारे हमारे पास इनपुट्स थे और इन सब का रूप बदल दिया हमने, फॉर्म चेंज कर दिया इनटू टेबल। तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी ऐड करना। आप सोचिए, जब तक मैंने ये पहला काम नहीं किया तब तक कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कंज्यूमर तो टेबल लेने आया है, मैं उसको लकड़ी वगैरह पकड़ा दूंगा तो उसके किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें फॉर्म यूटिलिटी ऐड करना है। अब हो सकता है ये देखने के बाद आप ये सोच रहे हो कि सर बस यही तो करना है, इसके अलावा भी कोई यूटिलिटी जोड़नी बाकी है क्या? क्योंकि मेन टेबल ही तो बनानी थी, वो बना दी, बस हो गया पूरा। लेकिन अब हम देखते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ यूटिलिटीज हमें ऐड करनी है। वो कौन सी है? तो सेकंड हम देखते हैं प्लेस यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस यूटिलिटी? जगह की यूटिलिटी का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है, हमने टेबल तो बना दी, लेकिन वो पड़ी हुई कहाँ है? हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री कहाँ है? जंगलों में। अब आप सोचिए, वहां पर अगर वो टेबल बन के तैयार भी हो गई, तो क्या उस जगह पर वो किसी को यूटिलिटी देगी? नहीं। हमें उसकी जगह बदलनी पड़ेगी, उसे एक ऐसी जगह पहुंचाना पड़ेगा जहां से कंज्यूमर्स के लिए वो काम की रहे। ठीक बात है ना? तो उसमें जगह भी तो बदल के हमें सही जगह पर उसको ले जाना पड़ेगा ना। उसके बिना हमने कितनी भी टेबल बना दी, फॉर्म यूटिलिटी जोड़ दी, उसका कोई सेंस ही नहीं रहा। इसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी ऐड करना, यानी उसको सही प्लेस पर पहुंचाना। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं प्लेस यूटिलिटी का। जैसे मान लीजिए कि माइंस होती है, खाने होती है जमीन के नीचे, उन माइंस के अंदर से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, राइट? माइंस में से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। मान लीजिए ऑयल निकालना है, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब निकालना है। अब आप सोचिए, ये सभी जो मिनरल्स हैं वो पड़े तो कहाँ हैं? जमीन के नीचे पड़े हैं। लेकिन क्या वो काम के हैं? जब तक वो जमीन के नीचे है तब तक वो काम के हैं? नहीं। वो काम के कब होते हैं? वो लोगों के यूज के कब बन पाते हैं? जब सबसे पहले उनको वहां से निकाल के बाहर लाया जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? प्लेस यूटिलिटी जोड़ना। यानी उसको उसकी प्लेस तो हमें बदलनी पड़ेगी ना, उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आना पड़ेगा जहां से फिर वो हमारे काम की बनेगी। नहीं तो अंदर पड़े पड़े तो किसी काम की नहीं है। पड़ी तो है, वो अंदर भी पड़ी है, लेकिन काम की नहीं है। तो उसके लिए हमें उसकी प्लेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो किसी यूज की होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमें ऐड करनी होगी टाइम यूटिलिटी। कई बार कोई चीज बन के तैयार हो गई, सही जगह पर भी आ गई, लेकिन ये उसको यूज करने का सही समय नहीं है। मान लीजिए एसीज है, कूलर्स है, ये सब प्रोड्यूस तो हो गए, सही जगह पर भी आ गए, लेकिन इस समय सर्दी है, तो बताइए ये एसी कूलर किसी काम के है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? इन सभी चीजों को गर्मी तक के लिए बचाकर रखना पड़ेगा, इन्हें कहीं पर स्टोर कर रखना पड़ेगा।
इसको हम क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी ऐड करना, क्योंकि बिना टाइम के किसी भी चीज़ की कोई यूज़ नहीं होता, तो हमें इसमें भी टाइम की यूटिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। और फिर लास्ट आता है पर्सनल यूटिलिटी। हर चीज़ को बनाने में और बेचने में पर्सनल टच की ज़रूरत ज़रूर होती है। आप खुद सोचिए, चाहे आज की डेट में ज़्यादातर सभी चीज़ें मान लेते हैं ऑटोमेटिक मशीनों से भी बन जाती है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं होता ही है ना। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं बिक सकती है। चाहे ह्यूमन बींग्स बैक साइड से इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो सकता है फ्रंट में वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। इसको ही हम कहते हैं पर्सनल यूटिलिटी ऐड करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो बना के मैंने बेच भी दिया, ग्राहक के पास पहुँच भी गया, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जब कोई कंपनी से हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी वाले हमें कहते हैं आप चिंता मत करना, आपको कभी भी सर्विसेज वगैरह चाहिए आप हमें बता सकते हो किसी भी टाइम। इनफैक्ट ये प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको सिखाने के लिए एक डेमो देने वाला पर्सन भी आएगा। आप सोचिए, अगर कोई कंपनी हमें ये एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं देती है तो हमारा शायद मन भी नहीं होता उस प्रोडक्ट को खरीदने का। इसी तरह और एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई रिटेल शॉप है, उसमें जो दुकानदार है या उसका सेल्स पर्सन है वो बहुत अच्छे ढंग से हमें चीज़ों को दिखा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस समझा रहा है, हमें अच्छे से अटेंड कर रहा है, तो हमारा मन हो जाता है उस चीज़ को लेने का। उसकी जगह हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से हम उतनी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें कोई अटेंड करने वाला ही नहीं है। या मैं ये मान लूँ कि मान लीजिए कोई मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर अगर मैं मान लूँ कोई पर्सनल अटेंड करने वाला नहीं है, कोई सेल्स पर्सन ही नहीं है, तो हम जानते हैं हम बहुत सी बार ऐसे ही लौट के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सनल यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो पर्सनल यूटिलिटी प्रोवाइड होने का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये 4 तरह की यूटिलिटीज़ होती है मेनली, और जब हम इन 4 यूटिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं तब जाकर के बनता है आउटपुट। देखिए, अब तक हमने जो देखा उससे मैं प्रोडक्शन की 2 डेफिनेशंस क्रिएट कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहली डेफिनेशन, प्रोडक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनपुट्स को आउटपुट में। वी ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट। सेकेंडली, अब दूसरी डेफिनेशन और देखते हैं जो अभी लेटेस्ट हमने समझी। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू द इनपुट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम इनपुट्स में यूटिलिटी को ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं। इसको भी हम प्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इनपुट्स में यूटिलिटी अगर आपने जोड़ दी तो ऑब्वियसली उससे प्रोडक्शन तो हो ही गया ना। और यूटिलिटीज हमने देखी मेन 4 टाइप्स की, राइट? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा प्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने वाले हैं। इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।